इनोवेशन खाली प्रोडक्ट की नहीं होती है। इनोवेशन आपकी मार्केट में भी हो सकती है कि आप एक ऐसी मार्केट में चले गए जहां पर कोई और नहीं है, वो भी एक मार्केट इनोवेशन है। Hello and welcome to the Jaya Show on the Overseas Indian Story, आपकी प्रवासी भारतीय कहानी। इस मंच पे हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक से बढ़ के एक ऐसी रोमांचक कहानियां उन प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाके अपना और अपने देश का नाम बहुत रोशन किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारत के एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन जो इस वक्त लॉस एंजलिस में रहते हैं। चलिए मिलते हैं पुनीत नंदा से। हेलो पुनीत एंड वेलकम टू आवर शो। नमस्कार जया जी, थैंक यू सो मच कि मुझे आपने ये सौभाग्य दिया आपके शो पे आने का। थैंक यू पुनीत। पुनीत 21 साल की उम्र में भारत से बाहर निकले और अमेरिका पहुंचे, और अमेरिका पहुंचने के बाद पुनीत ने एक से बढ़ के एक व्यापार अमेरिका में शुरू किया और कामयाबी की मंजिल हासिल की। पुनीत का सबसे पहला बिजनेस डॉक्टर फ्रेश के नाम से मशहूर है। इस बिजनेस के अंतर्गत उन्होंने ओरल केयर यानी दांतों से संबंधित अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसमें से सबसे फेमस हुआ बच्चों का एक टूथब्रश जिसमें लाइट चमकता था और उसका नाम था फायरफ्लाई। पुनीत ने डॉक्टर फ्रेश को बड़ा करके बहुत अच्छे दाम से इसे बेचा। इसके बाद वो वापस इंडिया गए। वहां उन्होंने योगा और आयुर्वेदा में अपनी नॉलेज बढ़ाई, सर्टिफिकेशन ली, वापस अमेरिका आए और वेलनेस के फील्ड में घुस गए। और आज पुनीत नंदा गुरु नंदा के नाम से एक कंपनी चला रहे हैं जो एसेंशियल ऑयल बिजनेस में है। एसेंशियल ऑयल यानी स्वास्थ्य से संबंधित जरूरत का तेल। चलिए पुनीत से बात करते हैं और पूछते हैं उनके प्रवासी जीवन यात्रा के बारे में। पुनीत, आप हमें ये बताएं कि आप हिंदुस्तान में कहां से हैं? अपने बचपन की कोई घटना बताइए जो आपको लगता है जिसने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया है। मैं बचपन में दिल्ली में मैं बड़ा हुआ हूँ और पैदाइश हालांकि पानीपत की है, पर दिल्ली से मेरा सफर असल में मैं पहले रशिया गया और रशिया से अमेरिका आया। अच्छा। एक घटना जिसके कारण मैं बहुत मेरा मन हुआ बाहर निकलने का, वो थी कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है तो मुझे अल्टीमेटली न्यूयॉर्क जाना है, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी कंपनी जो है वो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में है, तो मुझे भी न्यूयॉर्क ही पहुंचना है। तो आप इस पैशन के साथ अमेरिका आए कि आपको वहां पे बिजनेस करना है। आप अमेरिका पहुंचे, आपको अपना पहला बिजनेस आइडिया कहां से मिला? पहला बिजनेस आइडिया असल में रशिया में मिला, क्योंकि मैं कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता था जो कि मैं अगर इंटरनेशनल शुरू करूंगा तो बच्चा, बूढ़ा, काला, गोरा, ब्राउन, एशियन, लड़का, लड़की, ट्रांसजेंडर, कोई भी हो वो इस्तेमाल कर सके। अच्छा। और या तो वो कुछ खाने पीने का धंधा था, पर खाने पीने में क्या रहता है कि अगर आप इंडियन हैं तो आपको हो सकता है इंडियन खाना पसंद हो, गुजराती पसंद हो, पंजाबी पसंद हो, मगर टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो सुबह उठ के एटलीस्ट 70% लोग दुनिया में करते ही करते हैं कि भाई। तो मैं पूरे दिनचर्या को लिख रहा था एक कागज पर कि मैं क्या ऐसा है जो डेली मैं करता ही करता हूँ और दिनचर्या में मेरे क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है। तो टूथब्रश, टूथपेस्ट एकदम मुझे जचा, मगर इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, कोलगेट जैसी। तो मैंने कहा कहाँ इनसे मुकाबला कर पाऊंगा, मगर फिर भी मैंने एक अपने छोटी उम्र में ही एक काइंड ऑफ मेंटल रिसर्च करी कि अगर मुझे टूथब्रश खरीदना होता था तो मैं जो अच्छा दिखने में लगता था उसको खरीदता, पर जो टूथपेस्ट होती थी वो मैं कोलगेट ही खरीदता, या जो भी मुझे उस वक्त पसंद थी, बिनाका थी या फॉरेंस थी या एक दो और टूथपेस्ट थी। मतलब मेरा रुझान
टूथपेस्ट के लिए मैं ब्रांडेड खरीदता, पर ब्रश जो देखने में अच्छा लगता था वही खरीदता। तो अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरे को कोई जानता नहीं है, तो अगर मैं एक ब्रश देखने में अच्छा, क्वालिटी में सिमिलर टू कोलगेट और दाम में उनसे कम बनाऊं तो मेरा काम चल सकता है। तो ये बेसिकली मेरा एजेंडा था मन में। कि आप टूथब्रश कहाँ से बनवा के अमेरिका मंगवाते थे, कहाँ से बनवाते थे? तो टूथब्रश जो है शुरू में जब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कहाँ से बनवाना है, तो जो लोग बनाते थे मैंने उनको ढूंढा और उनसे काम शुरू किया। हाँ, शुरुआत अमेरिका में उनसे या करी अमेरिका और के बाहर? बाहर। अच्छा। तो जब मैं रशिया में था तो इंडिया में से शुरू किया था, पर जब यूएस में आया तो मैंने चाइना से लेना शुरू किया। अच्छा, तो चाइना से आप टूथब्रश बनवा कर अमेरिका मंगवाते थे, फिर आप इसे आपने बेचने का प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया? किस स्टोर से आपने शुरुआत की, कैसे आगे बढ़े? स्नाइपर अप्रोच ही बेटर रहेगी, तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ पर गैप है मार्केट के अंदर हाँ हाँ। जो कि मैं पूरा कर सकता हूँ। तो मैंने जब देख रहा था तो मैंने देखा कि अमेरिका में बहुत लोग डॉलर स्टोरों में जाना शुरू कर रहे थे, और डॉलर स्टोर्स के अंदर जब मैं गया तो मैंने देखा बहुत ही सस्ते और खराब किस्म की क्वालिटी के टूथब्रश पड़े थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैंने डॉलर स्टोर के बाहर से पूछा जाके कि आप लोग कोलगेट वगैरह क्यों नहीं रखते? बोले वो बहुत महंगे हैं, साथ में हमको देते नहीं। अगर तुम मैंने उनको बताया कि कैसे मैं कोलगेट की क्वालिटी का टूथब्रश आप लोगों को सप्लाई कर सकता हूँ बहुत ही कम दाम में। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो मुझे इमीडिएटली उनका पॉजिटिव रिएक्शन मिला। तो वो मेरे लिए एक तरह से जिसे कहते हैं ओपन द डोर काइंड ऑफ पॉइंट था कि उन दिनों इनोवेशन जो मैंने करी, वो इनोवेशन खाली प्रोडक्ट की नहीं होती है। इनोवेशन आपकी मार्केट में भी हो सकती है कि आप एक ऐसी मार्केट में चले गए जहां पर कोई और नहीं है, वो भी एक मार्केट इनोवेशन है कि आपने एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ओपन कर दिया जहां पर और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, आई सी। तो फिर आपने बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा पकड़ा जहां पे एक आपको गैप दिखा मार्केट में। आपने अपनी जर्नी की शुरुआत डॉलर स्टोर से की, आपको इतना बड़ा ऑर्डर पहले ही कुछ सालों में मिल गया, पहले ही साल में मिल गया। अब यहाँ से ये आपने जो फायरफ्लाई अपनी जो ब्रांड लॉन्च की, ये आपने डॉलर स्टोर में लॉन्च की या बाद में आगे जाके लॉन्च की जब दूसरे स्टोर्स में पहुंचा आपका? तो ये पहला ऑर्डर मेरे को 10वें महीने के आसपास मिला, इतना बड़ा ऑर्डर। अच्छा। तो उसके बाद तो रेगुलर हो गया। उसके बाद उनके देखा देखी मुझे डॉलर ट्री नाम का एक स्टोर था जिनके तकरीबन 800 स्टोर थे, जबकि 99 के 50 स्टोर थे। अच्छा। तो डॉलर ट्री ने देखा कि मैंने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लाया हूं मैं 99 में, जबकि इतने बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट उस वक्त कोई और नहीं दे रहा था। हाँ। तो डॉलर ट्री में भी मुझे चांस मिल गया। तो डॉलर ट्री में मिलते ही एकदम जो दूसरा साल था मेरा, उसमें मेरी 4 गुना ज्यादा सेल हो गई। अच्छा, पर उसके बाद तीसरे साल मतलब 2001 के अंदर 2000 के अंदर मेरी सेल बहुत अच्छी चल रही थी, मगर फिर 2001 में आपको मालूम है कि यहाँ पर 9/11 हो गया। तो एकदम से जितने भी लोग थे जो इमिग्रेंट्स थे, मतलब जो देखने में मिडिल ईस्टर्न टाइप दिखते थे या इंडियन भी, तो एकदम सब लोग थोड़े से लोग उनसे घबराने लग गए थे। अच्छा। कि उनसे लिया जाए या ना लिया जाए। हाँ। तो मगर मुझे एक भी बात पता थी कि अगर आगे बढ़ना है और तो मुझे मेन स्टोरों में जाना है, वॉलमार्ट में, वॉलग्रीन्स में, राइट एड में, सीवीएस में, इन स्टोर्स में जाना है। उन स्टोर्स में जाने के लिए मुझे मालूम था कि ये डॉलर स्टोर वाला कॉन्सेप्ट तो चलेगा नहीं, तो मुझे कुछ एकदम नया और एकदम ऐसा करना होगा जो आज तक किसी ने ना किया। तो ये क्या किया आपने वहां, ये नया चीज बताइए। तो ये ऐसा हुआ कि ये भी थोड़ा लक भी था इसमें, आप कह सकते हैं। अच्छा। कि मैं इंडिया गया हुआ था। हाँ। इंडिया से मैं वापस आ रहा था। तो उन दिनों तो मैं पहले दुबई रुका क्योंकि एमिरेट्स की नई नई फ्लाइट शुरू हुई थी।
ढूंढने लगा कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं चाइना में जो कि लाइट अप ये गानियां और बटन और ये सब सामान बनाती हैं। तो वो मैंने ढूंढा कि डेंटिस्ट इसको रिकमेंड करने लगेंगे तो अल्टीमेटली दुकानें भी इसको खरीदने लगेंगी। हाँ। और वो मैंने आइडिया लिया था क्योंकि ओरल बी ब्रश जो बहुत मशहूर था वो हमेशा लिखता है अपने ब्रश के ऊपर द मोस्ट रिकमेंडेड ब्रश बाय डेंटिस्ट। मैं आपसे ये पूछूंगी, ये आपको इतना तो मैं समझ रही हूं आपकी पूरी स्टोरी से कि आप एक से बढ़ के एक आइडिया अपने दिमाग में लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े आप इनोवेटिव हैं भाई। आपकी बेटी से आपको ये आइडिया आया, ये आइडिया आपने इम्प्लीमेंट की, ये आइडिया बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिर आपने कनेक्ट किया कि अगर मैं इसको डेंटिस्ट के थ्रू प्रमोट करूं तो ये एक अलग लेवल पे चला जाएगा। अब मेरे अगला सवाल आपसे ये है कि हर कोई अगर कोई प्रोडक्ट लेके डॉक्टर के पास, खासकर अमेरिका जैसी कंट्री में जाए तो आसानी से डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करेंगे। आप डेंटिस्ट के पास गए, आपने कन्विंस कैसे किया? क्या चुनौती आई आपके सामने उनको अपने प्रोडक्ट से कन्विंस करने के लिए? एक्चुअल में इस चीज में मैं कहूंगा कि दो चीजों ने मेरा साथ दिया। एक तो कुछ तो लक ने साथ दिया, दूसरा क्योंकि उसके अंदर लाइट थी, तो लाइट फ्लैशिंग थी और टाइमर था, एकदम नयापन था। जबकि कोलगेट और बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ नया वो लोग इनोवेशन नहीं कर रहे थे किड्स के मामले में। सब लोग क्या करते थे कि एक ब्रश के ऊपर बस एक कैरेक्टर लगा देते थे, स्पंज बॉब या डिज्नी, और बस उसको पुराने से ब्रश के ऊपर एक नया कैरेक्टर लगा के हर साल बेच देते थे। कोई उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको लेकर कुछ बच्चों को सिखाया जा सके, सिवाय कि भाई टीवी शो को देखो और वो ब्रश खरीद लो। तो जो मेरा प्रोडक्ट था वो एकदम यूनिक था, इनोवेटिव था, आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं था, एकदम नयापन था उस प्रोडक्ट में। और मेरे को जो उसका नाम भी फायरफ्लाई है, बहुत रीजन से आया। तो मेरे को असल में जुगनू नाम मालूम था, मुझे फायरफ्लाई नाम भी पता नहीं था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने ब्रश बनाया कि इसका नाम मैं रखूं जुगनू। अच्छा। तो मगर था कि जुगनू तो कोई अमेरिका में जानेगा नहीं, तो ऑफिस में। और डेंटिस्ट की क्लिनिक से फायरफ्लाई की जर्नी वॉलमार्ट, टारगेट ऐसे वाले स्टोर्स में कैसे पहुंची? हाँ, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो छोटी मोटी दुकानें तो लेने लगी फायरफ्लाई, मगर जो बड़ी दुकान है जैसे वॉलमार्ट है वो खास नहीं डाल रही थी। तो मैं वॉलमार्ट की दुकान में बायर्स को कॉल कर रहा था हर रोज, पर वो लोग फोन उठाते थे और टाइम नहीं देते थे। तो अल्टीमेटली एक बार एक वॉलमार्ट की बायर ने फोन उठा लिया और उसने मुझे बोला कि ठीक है तुम आ सकते हो। तो जब मैं वहां पर पहुंचा फायरफ्लाई ब्रश लेकर, जैसे ही पहुंचा तो उसने कहा ये तो गिमिक ही टाइप का प्रोडक्ट है, फैड टाइप का है, तो ये चलेगा नहीं हमारे स्टोर्स में। तो मैंने बोला कि पूरे अमेरिका का हर डेंटिस्ट इसको रिकमेंड कर रहा है, चलेगा तो जरूर। बोली कि हमारे एरिया में तो एक भी डेंटिस्ट ने रिकमेंड नहीं किया। अच्छा। तो मैं तो अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके गई हूँ, कभी देखा नहीं है। तो एक्चुअल में तो सिर्फ कैलिफोर्निया में ही थोड़े बहुत डेंटिस्ट ही तब तक कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैंने क्या किया कि 200 डब्बे मंगाए आर्कांसो में, और जितने भी वहां पर डेंटिस्ट थे मैंने सोचा उनको सबको एक एक डब्बा फ्री दे देता हूँ। अच्छा। क्योंकि कोई पैसा तो शायद दे या ना दे, तो फ्री में तो हर एक कोई रख ही लेगा। अब उन दिनों 9/11 हुआ था एक साल पहले ही, तो लोग बड़े डरे हुए थे। जब मैं लेके गया तो किसी ने, सबने लेने से भी इनकार कर दिया, जिसके पास भी जाऊं वो फ्री में भी नहीं ले रहे थे। अच्छा। तो फिर मेरे को एक आइडिया आया। अगेन ये मैं बार बार आपको आइडिया इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनोवेशन खाली प्रोडक्ट में नहीं रहती है, इनोवेशन हर चीज में रहती है। बिल्कुल। तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं रेगुलर किसी अमेरिकन लड़की को भेजूं और उसको ट्राई करूं। तो मैंने एक वहां पर एजेंसी थी, मॉडलिंग एजेंसी, उनसे एक लड़की को हायर किया जो वहां की फुटबॉल की टीम की चीयर लीडर थी, जो भी वहां की बेसबॉल की टीम की चीयर लीडर थी। तो मुझे एजेंसी वालों ने उसका बारे में बताया, तो मैंने उसको $200 पर डे पे हायर किया।
उसको कहा ट्राई करता हूँ, तो मैंने एक डेंटिस्ट के पास भेजा, तो वो तो 1 मिनट में उन्होंने ब्रश भी ले लिया और उसको चाय कॉफी भी पूछने लगे, और क्योंकि लोकल थी तो वो बात करके आई और रिकमेंड भी करेंगे ऐसा भी उन्होंने बोला। तो बस मुझे समझ आ गई कि भाई इसी को ही आगे रखो। तो मैंने 2-3 और लड़कियां भी हायर करी, और जितने भी डेंटिस्ट उस दुकान के आसपास, उनके हेडक्वार्टर के आसपास तकरीबन 25 मील के रेडियस के अंदर थे, मैंने सबकी उनकी लिस्ट निकाली येलो पेजेस से, और सबके यहाँ एक एक टूथब्रश का डब्बा रखवा दिया। साथ में जो मेन दुकानें थी 7-Eleven और ये वो, उनके यहाँ पर भी रखवा दिया। अच्छा। जो बिल्कुल उनके हेडक्वार्टर के आसपास थी। हाँ, तो अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैं वापस चला गया LA। तो 3 महीने के बाद मुझे जो बायर थी, मरी यूज करके एक बायर थी, उसका कॉल आया, बोली कि मेरे बॉस के बच्चे को तो तुम्हारा टूथब्रश मिला है और वो बहुत रात भर लाइट बंद करके अपने बाथरूम की उसको जला बुझा रहा है। अच्छा। तो तुम कैसे, तुम्हारे पास अभी भी वो है प्रोडक्ट, या तुम्हारी कंपनी अभी भी चालू है कि नहीं है? मैंने कहा नहीं बिल्कुल चालू है। हाँ। और मैं पहुंचता हूँ। बोले कब आ सकते हो? मैंने बोला, जवाब बोले मेरे पास सिर्फ कल समय है, क्योंकि मैं अगले मंडे से वेकेशन में हूँ। अच्छा। तो उस दिन का समय था, थर्सडे का था। मैंने शाम की फ्लाइट ली, डैलस पहुंचा। डैलस से मेरी फ्लाइट थी अगले दिन सुबह की आर्कांसो की, मगर वो जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। अच्छा। तो मैं उस रात को गाड़ी चलाकर 9-9.5 घंटे कार चलाकर आर्कांसो सारी रात चलाकर सुबह में पहुंचा, और मेरी 15 मिनट की मीटिंग हुई। और जब मैं मीटिंग खत्म करी तो $3,60,000 का पहला ऑर्डर मुझे कंफर्म करके उन्होंने दिया। क्या बात है। तो ये मेरा सफर था। और ये सफर आपका ये भी साबित करता है कि खाली लक या इत्तेफाक ही नहीं होता, इंसान की मेहनत भी होती है। ये आपकी पूरी लगनशीलता, मेहनत, बिल्कुल आप लगे रहे, आप रात को ड्राइव करके वहां पहुंच गए, उसके कारण ही ये मंजिल हासिल हुई, हर चीज मिला के। उसके कारण प्लस जो मैंने डेंटिस्ट को वो ब्रश दिए, और ऐसा सोचा, वो गुरिल्ला मार्केटिंग कह सकते हैं, एकदम गुरिल्ला मार्केटिंग करी। अच्छा। जो कि बहुत कम लोग इस दुनिया में ऐसा सोचेंगे, तो वो एक चीज करी, तो जिसके कारण ऐसा। पुनीत ये बताइए, इस कंपनी को फिर आपने इतना बड़ा किया, मतलब डॉक्टर फ्रेश के नाम से लोग आपको ही डॉक्टर फ्रेश बुलाने लग गए, फिर आपने ये कंपनी बेच दी, क्यों और कैसे और किसको बेचा? मैं ऑपरेशनली इतना अपने आप को समझदार नहीं समझता हूँ। अच्छा। क्योंकि ऑपरेशनली और मुझे डेलीगेशन भी इतनी अच्छी नहीं आती है। अच्छा। और ये 2 चीजें मेरे में अच्छी ना होने के कारण मुझे अच्छे लोग भी मेरे को बहुत बड़ी टीम में बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि काफी बड़ी टीम हो गई थी, 100 से ऊपर लोग थे, पर फिर भी मुझे डेलीगेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रही थी। अच्छा। और इस चक्कर में मैं खुद 15-15, 17-17 घंटे दिन में काम करता था। और मैं जब आया तो मेरे को फोकस इतना रहा काम में कि खाना पीना, मुझे इतनी न्यूट्रिशन की समझ नहीं रही। तो मैं मैकडॉनल्ड और ये जैक इन द बॉक्स और इस टाइप का सब जो फास्ट फूड खाने लगा, और वो काफी अनहेल्दी होता है अगर आप डेली वो खाइए। मार्केट भी अच्छी हो रखी थी। 2008 के बाद जो डिप्रेशन आया था वो धीरे धीरे छट रहा था। तो मुझे चांस की बात है कि एक ऐसी कंपनी ने अप्रोच किया, जो कंपनी बोले लगी कि आप कुछ हिस्सा तो रख सकते हैं और हम आपको वो सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। उनको प्राइवेट इक्विटी फंड कहते हैं। अच्छा। जो हम कंपनी को चलाएंगे, आपके दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, पर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने आइडिया देने। अच्छा। क्योंकि आप आइडिया मैन है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बहुत तंग भी आ चुका था, बहुत थक चुका था, और बस मुझे था कि अब मैं सबसे पहले अपनी सेहत का सुधार करूं। तो मैंने उस वक्त मन बनाया कि कंपनी को बेच देता हूं, और वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। फिर उसके बाद आप वेलनेस में कैसे घुसे? आज आपकी कंपनी गुरु नंदा एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट्स बेच रही है,
इसके बारे में बताइए दर्शकों को, इसमें कैसे गए? योगा का स्टूडियो खोला एक यहाँ पर अमेरिका में ही, लॉस एंजलिस में। तो मुझे बेवर्ली हिल्स के अंदर काफी ये यहाँ पर जैसे आप समझ लीजिए बम्बई का हॉलीवुड टाइप, बॉलीवुड टाइप का एरिया है। तो यहाँ पर मैंने जब खोला तो मुझे काफी लोग जानने लगे एकदम से, बात करने में भी, और धीरे धीरे तो मुझे जे लेनो करके काफी मशहूर यहाँ का टीवी, जैसे कपिल शर्मा है उस टाइप का आदमी है जे लेनो, उसने मुझे अपने कार शो में बुलाया और कार योगा सिखाने को बोला। तो वो 14 मिलियन लोगों ने वॉच किया। वो अगर आप गूगल करेंगे तो आप देख सकते हैं। अच्छा। तो जे लेनो गुरु नंदा रखेंगे तो देख सकते हैं। गुरु नंदा असल में नाम मैंने कोई ऐसा सोच के नहीं रखा था। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था कि आपने डॉक्टर फ्रेश शुरू की और सारे उस वक्त आपको ही डॉक्टर फ्रेश बुलाने लगे। अब आपने इस कंपनी का नाम गुरु नंदा रखा है और अब सब लोग आपको गुरु नंदा के नाम से जानते हैं। तो ये जो आप ब्रांडिंग भी क्रिएट करते हैं अपने सब प्रोडक्ट्स के, तो ये आपकी किस तरह की सोच इसके पीछे जाती है, ये भी बताइए जरा दर्शकों को। तो जैसे गुरु नंदा, मैं जब अपने योगा स्टूडियो का नाम रख रहा था तो मैंने योगा स्टूडियो के नाम देखे। कोई था योगा वर्क्स, सबसे बड़ा था लॉस एंजलिस में। एक योगा स्टूडियो हुआ करता था विक्रम योगा, हॉट योगा करके, और बाकी सब तो सब योगा वर्क्स, योगा नेचर, योगा ये योगा वो, सब मतलब इसी टाइप के ही नाम थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पुनीत नंदा मेरा नाम है, तो मैं पुनीत नंदा के नाम से स्टूडियो खोलूं। तो पर फिर मुझे लगा कि मैं जैसे इंडिया में जब था तो मैं जब यहाँ आके सिखा रहा था, पहले कुछ और स्टूडियोज में जाके सिखाने लगा अपने शौक से। तो उस वक्त मुझे लोग पूछते भाई आपका नाम क्या है, तो मैं कहता था टीचर नंदा। अच्छा। तो मैंने अपना नाम टीचर नंदा को कन्वर्ट करके फिर अपने स्टूडियो का नाम गुरु नंदा कर दिया। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा हिंदी में ही रखते हैं कि इंग्लिश में तो हर एक कोई रखता है, तो हिंदी में ही रखते हैं। तो मैंने गुरु नंदा वैसे नाम रखा। तो उस वक्त एकदम से चलने लगा। तो ये काफी लड़कियां जो हमारे स्टूडियो में आती थी, वो ना एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है यंग लिविंग करके और डूटेरा करके, ये 2 कंपनियां हैं। उनका सामान इस्तेमाल करती थी, एसेंशियल ऑयल्स, जो कि पेपरमेंट ऑयल, लेवेंडर ऑयल वगैरह थे। एक दिन मेरा सर में दर्द हो रहा था तो मेरे को एक लड़की ने बोला सर पेपरमेंट ऑयल आप अपने माथे में लगाइए। तो मैंने लगाया तो मुझे अच्छा आराम मिला। तो मैंने बोला कि ये शीशी कितने की है, हमें दे ही दो। तो बोली ये $50 की है। तो मैंने बोला, मैंने $50 दे दिए, पर मेरा दिमाग में आया यार ये $2-3 की चीज $50 के दिमाग की घंटी घनघनाई। तो मैंने उसको बोला कि ये मैंने पैसे तो दे दिए क्योंकि अब बोल दिया है तो ज्यादा वो नहीं करना है, मगर मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ, मतलब उसकी कंपनी को जाके देखा तो मैंने देखा यार ये पेपरमेंट ऑयल तो हम लोग टूथपेस्ट में और टूथब्रश में बहुत किए हैं, और हिंदुस्तान के अंदर पेपरमेंट तो पूरा यूपी पेपरमेंट ही उगा रहा है, और पंजाब में, लुधियाना में पूरा पेपरमेंट उग रहा है। तो ये कौन सा ऐसा पेपरमेंट है जो ₹50 का इतना सा अफीम टाइप के रेट कर रहे हैं लोग। तो फिर मैंने पेपरमेंट पुदीना को बोलते हैं ना, पुदीने को। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने उसके ऊपर अध्ययन शुरू किया, और साथ में ही मैंने देखा कि अमेज़न पे भी बहुत सारे लोग एसेंशियल ऑयल बेच रहे हैं। और तो वहां पर अमेज़न पे तो $1-2 का एक डब्बी बिक रही थी और ये $50 की थी। तो मैंने अमेज़न की मंगाई। जैसे ही मैंने सूंघा एकदम सर में दर्द होने लगा, तो मेरे को लग गया ये परफ्यूम है। तो मेरे को भी केमिस्ट्री की काफी नॉलेज है और काफी ज्ञान है, और केमिस्ट हूं मैं खुद भी, क्योंकि हमारा पूरा अपना सेटअप टूथपेस्ट का था। तो मैंने उसके ऊपर GCMS गैस्ट्रोमोटोग्राफी मशीन होती है, उस पर टेस्टिंग करवाई, मेरे दोस्त के पास थी। तो उसमें मालूम चला कि जो डूटेरा का प्रोडक्ट है या यंग लिविंग का, वो एकदम खालस माल है,
बढ़िया है, जबकि जो सामान अमेजोन पे बिक रहा है, इंडियन और चाइनीज कंपनियां काफी बेच रही हैं और सब बेकार माल बेच रही हैं, परफ्यूम बेच रही हैं। तो मुझे लगा कि अगर ये डोटेरा वाली क्वालिटी अगर मैं दुकानों में बेचूं, वॉलमार्ट में, वॉलग्रीन्स में, तो एक तो लोगों को फायदा भी हो सकता है कि सही माल मिलेगा, ये चोर बाजारी बंद हो जाएगी, जो अमेजोन पे चोर बाजारी हो रखी है, टोटल लोग फ्रॉड कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। और हिंदुस्तान और चाइना के 90% लोग यही फ्रॉडुलेंट काम में इन्वॉल्व है। अगर मैं फिर जब इंडिया गया तो मैंने देखा वो इंडिया में एक कोई मार्केट है, नाम मैं भूल गया, सदर बाजार के बाजू में ही है कहीं, वहां टोटल फ्रॉडस्टर ही बैठे हैं, सब नकली माल बेच रहे हैं। जैस्मिन ऑयल है तो 100 रुपए किलो है, तो असल में कोई जैस्मिन ऑयल जो है वो एक्चुअल जो जैस्मिन ऑयल वो 1 लाख रुपए किलो है। अच्छा। रियल जो ऑयल है, और ये लोग 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो मतलब केमिकल्स बेच रहे हैं। तो ये लोग सब केमिकल को ऑयल बना के बेच रहे हैं, उस टाइप का काम हो रखा था। तो मुझे बहुत ही बस गुस्सा सा आ गया कि ये लोग क्यों गलत कर रहे हैं, तो मुझे सही करना है। तो मैं इस काम में सही करने के हिसाब से गया कि मुझे सही काम करना है और मुझे सही लोगों को सही प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है। तो मैंने पेपरमेंट ऑयल और ये सब ऑयल जो थे, इनको मैंने पैकेज किया और मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा एलिमेंट्स, ELEMENTS। अच्छा। और मैंने उसको वॉलमार्ट के ब्रोकर को भेजा कि दिखाओ भाई, ये अगर वॉलमार्ट को पसंद आता है तो, वॉलग्रीन्स को पसंद आता है तो बायर ने मुझे मीटिंग ग्रांट कर दी, क्योंकि मेरी पहचान थी और मेरा नाम भी है, क्योंकि मैं पहले डॉक्टर फ्रेश कर चुका था। जब मैं वहां पर गया सामान लेकर, तो बायर को मैंने अपने गुरुनंदा योगा स्टूडियो की और सारी वो वीडियो भी दिखाई जे लेनो वाली और सब बताया। तो बायर को मेरी और कैसे बताया कि मैं जैसे फार्म से बॉटल तक टोटल जर्नी मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा। तो वॉलमार्ट के बायर ने मुझे बोला कि भैया देखो, ऑयल तो आपके मुझे बहुत पसंद है और मैं आपको माल भी दे दूंगा, पर ये मुझे नाम पसंद नहीं है एलिमेंट्स। अच्छा। बोला मुझे तो गुरुनंदा नाम से चाहिए सामान। अच्छा। तो ऐसे मैंने उसको बोला भैया, प्रोडक्ट का नाम गुरुनंदा तो कोई अमेरिकन बोल भी नहीं पाता है ढंग से। मेरे को कभी गुगु नाना, कभी गुगु नाना, कभी गुरु नादा, कुछ ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं। तो बोले नहीं भैया, ऑथेंटिक है। अच्छा। मुझे ऑथेंटिक चीज चाहिए, आप ऑथेंटिक हैं, आपका सामान ऑथेंटिक है, इसके पीछे एक स्टोरी है। मुझे ऑयल चाहिए तो गुरुनंदा में चाहिए, नहीं तो फिर आप रहने दीजिए। और अमेरिका में तो हर चीज स्टोरी से ही चलती है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो इस वक्त गुरुनंदा कितना बड़ा है? आपकी कंपनी का साइज क्या है? क्या प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में इस समय? अभी हम लोग गुरुनंदा को 3 दिशा में लेके जा रहे हैं। हाँ। पहली दिशा तो ये है कि हम एसेंशियल ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें एसेंशियल ऑयल है, ह्यूमिडिफायर्स हैं, डिफ्यूजर्स हैं। उसके अलावा हम लोग, मेरा नॉन कम्पीट खत्म हो गया था टूथब्रश के बिजनेस में, तो मैं वापस से माउथ वॉश लॉन्च कर रहा हूँ नेचुरल, जिसके अंदर एसेंशियल ऑयल बेस्ड है और जो माउथ वॉश हैं वो नेचुरल हैं सारे के सारे। तो हम लोग ने एकदम ऐसा बनाया है माउथ वॉश जो कि आपके नेचुरल माइक्रोबायोम को खराब नहीं करेगा। अच्छा। और आपके मुंह को फिर भी स्वच्छ, साफ और गम्स को मजबूत और पुख्ता करेगा। तो आप एसेंशियल ऑयल और ओरल केयर दोनों का सामंजस्य कर अभी एक और भी बिजनेस मॉडल आपका तैयार हो रहा है इस फील्ड में। हाँ जी। तो मेरा मानना है इस दफा, जैसे मैंने आपको पहली बार बताया कि मुझे कि कोई भी ऐसी सामान बनाना है जो बच्चा, बूढ़ा और जवान कर पाए। बिल्कुल। तो मेरा वही मॉडल अभी भी है कि अब मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं इस दुनिया में, जैसे हमारी एक सेंस है देखने की सेंस, एक है सुनने की सेंस, एक है टच फील करने की सेंस, एक है ऐसे 5 सेंसेस पे पूरी दुनिया कायम है। सूंघने की सेंस है, ये हमारे को भगवान ने दी है। तो ऐसे ही मैंने एक सेंस पे कब्जा किया एसेंशियल ऑयल लॉन्च कर। अभी मैं दूसरी सेंस की तरफ गया हूँ
जिसके अंदर टेस्ट, मतलब आपकी जबान पे और आपके दांतों का ख्याल और आपका जबान का ख्याल, आपके मुंह का ख्याल रखा जाए। अच्छा। तो मेरा ये सेंस नंबर 2 के ऊपर अध्ययन है। उसके बाद मैं धीरे धीरे इस कंपनी को बढ़ा के हर सेंस की तरफ जाना चाहूंगा। अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा है पुनीत जी कि गुरु नंदा नाम से बेहतर नाम तो कोई और हो ही नहीं सकता इस कंपनी के लिए। अब आप ये बताइए, आपकी जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल है, मुझे पूरा विश्वास है हमारे सारे दर्शक जो दुनिया भर में सुन रहे हैं वो इतने इंस्पायर होंगे आपकी जर्नी से। अब हमें ये बताइए, अगर कोई 25 साल का नौजवान या 30 साल का नवयुवक अगर हिंदुस्तान से अमेरिका आना चाहे और ऐसा कोई बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए क्या चुनौतियां आ सकती हैं? वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या हो सकता है और क्या मुश्किलें आएंगी? अभी सबसे बढ़िया जो तरीका हो गया है कि अमेजॉन एक माध्यम बन गया है, जिसके कारण आप इंडिया में रहते रहते ही बहुत कुछ अमेरिका में कर सकते हैं। भले अमेरिका में आप बहुत कामयाब भी हो सकते हैं, मगर ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपके मन में पैसे कमाने से ज्यादा अच्छा करने की अच्छा कार्य करने का प्रण हो। क्योंकि जब आदमी सिर्फ पैसा कमाने के हिसाब से सोचता है तो वो आप उसको फिर मत कीजिए, क्योंकि जब पैसा कमाने के हिसाब से काम करने वाले का काम कभी भी बहुत अच्छा होने का चांस बहुत कम है। जब आप अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं तो हर चीज सही अपने आप होने लगती है, मेरा समझना है। अच्छा। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर आपने एक बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जिसके अंदर रियल रियल नेचुरल रियल कोई बढ़िया काम किया है, तो वो अगर आप अमेजोन के थ्रू अमेरिका में भी लॉन्च कर सकते हैं। और आज की डेट में अमेजोन जो है ऑलमोस्ट 30 से 35% मार्केट का हिस्सा कैप्चर कर चुका है। $500 बिलियन की उनकी सेल है, 500 बिलियन की वॉलमार्ट की सेल है और 500 बिलियन की बाकी की पूरी रिटेल की सेल है। तो एक तरह से अमेजोन 1/3 मार्केट कर चुका है कैप्चर। आप इंडिया से बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आपको किसी जरूरी नहीं है कि यहाँ आना है। पर एक बार आपका काम चल पड़े तो आपको उसके बाद आप को बहुत तरीके हैं। आप अपनी कंपनी का ब्रांच ऑफिस यूएस में खोल के वहां खुद भी ट्रांसफर हो सकते हैं और आना जाना कर रख सकते हैं। अच्छा। अगर चाहें तो। पर अगर ना भी आना चाहें तो अभी तो बहुत अमेरिकन इंडियन जो कि मैं यंग देख रहा हूँ, जो 20-22 साल की 24-25 साल की उम्र के हैं, जो यहाँ से पढ़ाई करें, वो तो वापस जाने की सोच रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में D2C कंपनियों की वैल्यूएशन इंडिया में जो है अमेरिका से डबल ट्रिपल है। अच्छा। तो इंडिया शाइनिंग है इस वक्त। जब से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है पिछले 5-6 साल से, जो 5-6 साल में जो तरक्की इंडिया में हो रही है। और एक और चीज है कि क्योंकि चाइना और अमेरिका थोड़े बहुत आपस में झगड़े हैं, जिसके कारण इंडिया को अमेरिका बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म कर रहा है। आप देखेंगे तो चाइना के ऊपर काफी टैरिफ भी लगे हैं 20-25%, जिसके कारण इंडिया का सामान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है अमेरिका में। तो अभी आप देखेंगे तो इंडिया के पास इससे अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी फिर कभी नहीं आएगी। तो अगर कोई सही काम मुआयने में काम करना चाहे तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया पुनीत। आपकी सबसे फेवरेट हॉबी? मेरी सबसे फेवरेट हॉबी है योगा सिखाना और साथ में टीवी पे या वीडियो में या कहीं पे भी बोलना और बातचीत करना। लॉस एंजलिस में रह के आपको भारतीय होने का गर्व किस बात पे सबसे ज्यादा महसूस होता है? पिछले 5-7 साल के अंदर मुझे अपने भारतीय होने पे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। उससे पहले थोड़ा सा हमें शर्म सी आती थी बोलने में कि हम भारतीय हैं। स्पेशली 2001 के बाद हमें काफी घबराहट रहती थी और 2010-11 तक तो बहुत ज्यादा ही घबराहट रहती थी, क्योंकि भारत की इमेज बहुत ही खराब थी। जब से पिछले 6-5-7 साल से भारत की इमेज बहुत अच्छी हो गई है अमेरिका में। और इन रियलिटी किसी भी बड़ी कंपनी में जाओगे तो उनके सीईओ, उनके टॉप के टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स
और उनके टॉप के जितने बंदे हैं वो सब के सब भारतीय ही हैं। अगर आप वॉल स्ट्रीट पे भी देखोगे, अगर भारतीय सीईओ है तो उस कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा रहेगी बजाय कि नॉर्मल कोई और सीईओ रहे। तो भारतीय लोगों ने अपना बहुत सिक्का जमाया है अभी पिछले 5-7 सालों में। एक प्रवासी भारतीय अमेरिका में होके आपका भारत की तरफ क्या योगदान है? मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी भारतीय लोगों को एम्प्लॉय करता हूँ यूएस के अंदर। उसके अलावा मैं अपने एज अ गिविंग बैक, मैं एक ऑर्फनेज है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर मैं अपना योगदान करता हूँ और मेरा वीकली लंच रहता है उस ऑर्फनेज के अंदर। थर्डली और यहाँ पर कुछ एजुकेट इंडिया करके इस टाइप की जो बच्चों के एजुकेशन और बच्चों के खाने की इंडिया में संस्थान है, उनको भी मैं मदद करता रहता हूँ। चौथा, एक मैं और मेरा ब्रदर मिलकर हनुमान जी के भगत हैं हम, तो हम हनुमान मंदिर, अगर आप जाएंगे शिमला में तो जाखू में एक हनुमान जी का मंदिर बना है जहाँ पर एक 108 फुट ऊंची मूर्ति बनी है जाखू मंदिर पे। वो उसमें मैंने अपने ब्रदर को जो भी मेरा योगदान हो सकता है किया। उसके अलावा अभी 3 ऐसे मंदिर और बन रहे हैं ताकि चारों दिशाओं में हनुमान जी का मंदिर रहे। अच्छा। तो वो एक और चीज है जो हम करते हैं। बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। तो धन्यवाद पुनीत जी हमारे शो पे आने के लिए, और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स।